प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानीय श्रोतागण, आज के व्याख्यान चर्चा में मेरी ओर से भी आप सभी को नमन, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, करते हैं आज के व्याख्यानों का शुभारंभ एवं आगाज़। आज का विषय जिस पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है संगठनवाद की कमियां, असफलता एवं संशोधित संगठनवाद की आवश्यकता। पुनः आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, प्रकाश डालेंगे, उसका शीर्षक है टक्करों का सिद्धांत अथवा संगठनवाद की कमियां, असफलता एवं संशोधित संगठनवाद, टक्करों के सिद्धांत, संशोधित टक्करों का सिद्धांत एवं उसकी आवश्यकता। आज का विषय स्नातकोत्तर पूर्वार्ध रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन से लिया गया है। आज का विषय प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय के रूप में, इकाई तृतीय से रासायनिक गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, संगठनवाद में टक्करों के सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी, असफलताएं थी, इसको अग्रसित करने से पूर्व फिर से संक्षिप्त में संगठनवाद से जुड़े हुए प्रमुख अभिग्रहितों का अब सभी विद्यार्थियों के मध्य उपस्थित होकर के मैं वाचन करता हूँ। प्रमुख अभिग्रहितों में संगठनवाद में आवश्यक समीकरणों की उत्पत्ति में संगठनवाद में प्रमुख रूप से दो परिस्थितियों में अभिक्रिया वेगों का परिकलन किया जाता है। जब संगठनवाद अथवा टक्करों के सिद्धांत से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के सवाल और प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं, नेट में, जेआरएफ में अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में संगठनवाद पर आधारित जब सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आखिर संगठनवाद रासायनिक गतिकी में उक्त सिद्धांत की क्या उपयोगिता है और इसको किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका बहुत ही सरल सा जवाब है। संगठनवाद की उत्पत्ति में रासायनिक अभिक्रिया वेग का परिकलन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया वेग का परिकलन दो परिस्थितियों में किया जाता है। पहला वाला, जब क्रियाकारी पदार्थों की सांद्रता है अलग अलग प्रकृति के हों, उनका व्यवहार आचरण दृढ़ गोले के समान हों। दूसरा वाला, जब क्रियाकारी पदार्थ समान प्रकृति के हों, समान सांद्रता के हों। ऐसी स्थिति में पहले वाली परिस्थिति, पहले वाले केस को लेकर के दो प्रकार से अभिक्रिया वेग का मान हम परिकलित करेंगे, जिसमें संगठनवाद में अभिक्रिया वेग का मान जब परिकलित करेंगे, ऐसे में दो प्रमुख बिंदुओं, कारकों को इसमें समावेशित किया जाता है, उनको गुणा किया जाता है। पहला वाला जो कारक था वो संगठनवाद गुणांक अथवा टक्करों के गुणांक, जिसको टक्करों का कारक, जिसको ZAB के द्वारा सुपरिभाषित किया जाता है। पहली परिस्थिति में ये माना गया है कि जब दो अणु आपस में टक्कर करते हैं, टकराते हैं, ऐसी स्थिति में प्रति सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड सक्रिय अथवा क्रियाकारी अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करने वाला जो गुणांक, जो गुणज होता है, उसको टक्करों का गुणांक अथवा टक्करों का गुणज कारक कहा जाता है, जिसको ZAB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब इस ZAB को टकराने वाले प्रभावी सक्रिय क्रियाकारी अणुओं के सतह के क्षेत्रफल के साथ गुणा किया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों, हमें जो वेग प्राप्त होता है वो यथार्थ अभिक्रिया वेग का मान दर्शाता है। सक्रिय क्रियाकारी पदार्थों का सतह का क्षेत्रफल आंशिक RNA समीकरण E⁻E/RT के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोनों को जब गुणा किया जाता है, आवश्यक गणितीय प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, जैसा कि विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए पिछले व्याख्यानों में हमने
संगतवाद के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया वेग की हमने उत्पत्ति की थी। उत्पत्ति करने के उपरांत द्वितीय जो परिस्थिति है उसी रासायनिक अभिक्रिया A+B = C+D हमने रासायनिक अभिक्रिया संपन्न ली थी। ऐसी स्थिति में Na और Nb क्रियाकारक A और B की सांद्रता घनत्व के मान को दर्शाता है। अभिक्रिया वेग का मान संगतवाद के अनुसार टक्करों के गुणांक को सम्मिलित करके शामिल करके हमने अभिक्रिया वेग का मान परिकलित किया था। अब बारी आती है हमारे पास में सामान्य बलगतिकी के अनुसार इसी A+B = C+D रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का मान क्या होगा। ऐसी स्थिति में सक्रिय द्रव्यमान का नियम की पालना करते हुए हमें अभिक्रिया वेग का मान परिकलित किया जाता है। तदनुरूप दोनों अभिक्रिया वेगों को संतुलित करके बराबर करके प्रयुक्त सांद्रता Na और Nb को निरस्त करके हमें पूर्व में समीकरण नंबर 12 से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण एक कमाल की समीकरण जो है संगतवाद के अनुसार हमने प्राप्त की थी। उक्त समीकरण नंबर 12 को आरएनएस के समीकरण का एक अन्य रूप भी कहा जाता है। साथ ही इसमें प्रयुक्त जो K है वे वेग स्थिरांक के मान को दर्शाता है। इस प्रकार समीकरण नंबर 12 की सहायता से संगतवाद के आधार पर वेग स्थिरांक एवं आरएनएस समीकरण का मान परिकलित किया जा सकता है। एक अन्य रूप में हमने अब द्वितीय परिस्थिति जब दोनों क्रियाकारी पदार्थ क्रियाकारी अणु समान सांद्रता के प्रयोग में लेते हैं, उनकी सांद्रता घनत्व को Na के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी स्थिति में ZAB जो टक्करों का जो गुणज है, टक्करों का जो कारक है, ऐसी स्थिति में ZAB को अब हम ZAA के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं और तदनुरूप उसमें उपस्थित सक्रिय सतह का क्षेत्रफल जिसको आंशिक आरएनएस के समीकरण e⁻e/RT के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब दोनों को गुणा करेंगे और पुनः सक्रिय द्रव्यमान के नियम के आधार पर गुणवर्ग और वागे के नियम के आधार पर दोनों अभिक्रिया वेगों को संतुलित करके एक हमें अन्य वेग स्थिरांक से जुड़ी हुई एक अन्य हमें आवश्यक महत्वपूर्ण गति की समीकरण हमें उत्पन्न की जाती प्राप्त होती है। इसको अलग अलग रूपों में विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़ी हुई वीडियो में पिछले वीडियो में हमने एक अन्य रूप में इसको आरएनएस समीकरण के अन्य रूपों में अलग अलग तरीके से इस उक्त महत्वपूर्ण समीकरण को उत्पन्न की थी। उक्त समीकरण 16A, 16B और 16C के द्वारा इन समीकरणों को दर्शाया गया है। उक्त समीकरण भी आरएनएस के अलग अलग रूपों को दर्शाती है और उक्त समीकरण के आधार पर हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं उससे जुड़े हुए वेग स्थिरांक का मान परिकलित किया जाता है। अब बारी आती है कि यद्यपि संगतवाद किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होने में एक महत्वपूर्ण सूचना हमें प्रदान करता है। वेग स्थिरांक का मान किस तरह से परिकलित किया जाता है। संगतवाद के आधार पर हम उक्त रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग के लिए वेग स्थिरांक का मान परिकलित कर सकते हैं। इसके बावजूद इसमें कुछ कमियां हैं, असफलताएं हैं और क्यों संशोधित संगतवाद की आवश्यकता हुई उसको विकसित किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। संगतवाद की क्या कमियां थी, क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक में संक्षिप्त में दोहरा देना चाहता हूं। पहले वाली जो इसमें कमी थी असफलता के रूप में उसको जाना जाता है। जब संगतवाद के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मान जब परिकलित किया जाता है, अभिक्रिया वेग की उत्पत्ति की जाती है, ऐसी स्थिति में संपूर्ण जो व्युत्पत्ति होती है गैसों के अनुगतिक सिद्धांत पर आधारित होती है, वो भी आदर्श गैसों से जुड़े हुए इस गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण व्यंजक की उत्पत्ति की जाती है, समीकरण की उत्पत्ति की जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब उक्त समीकरण की उत्पत्ति संगतवाद में गैसों के अनुगतिक सिद्धांत के आधार पर, वो भी आदर्श गैस के आधार पर, आदर्श गैस के लिए उसको आधार मानकर के आवश्यक समीकरण की उत्पत्ति की। अब सवाल ये उठता है कि अन्य ठोस रूप में, द्रव रूप में प्रचलित, प्रतिपादित, विकसित अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों से जुड़े हुए अन्य सिद्धांतों को उक्त सूत्र की उत्पत्ति में समावेशित क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा एक अन्य जो कमी असफलता थी,
जब समीकरण की व्यंजक की व्युत्पत्ति की जाती है संगतवाद के आधार पर अभिक्रिया वेग का मान परिकलित करने में, ऐसी स्थिति में यह माना गया है कि द्विअणु गैसीय परमाणु के लिए इसमें क्रियाकारी अणुओं का जो व्यवहार होता है, आचरण होता है, वो ठोस दृढ़ गोले के समान व्यवहार होता है। तो ऐसी स्थिति में ठोस रूपी क्रियाकारी अणुओं को प्रयोग में लेना, दृढ़ रूपी अणुओं को प्रयोग में लेना, उक्त आधारित प्रक्रिया सिद्धांत क्यों प्रयोग में लिया गया, उक्त विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी संगतवाद किसी भी तरह की हमें संतोषप्रद जानकारी नहीं दे पाता। इसके अलावा एक अन्य इसमें जो कमी इसको प्रेक्षित किया गया है कि जब कोई भी क्रियाकारी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो ऐसी स्थिति में क्रियाकारी अणुओं की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में सम्मिलित अन्य प्रकार की ऊर्जाओं का अस्तित्व प्रयोग में क्यों नहीं लिया जाता, क्यों एक ही प्रकार की जो ऊर्जा है जिसको सेकंड ऊर्जा कहा जाता है उसी को बार बार जो है इसमें प्रयोग में लिया गया है, केंद्रित किया गया है, या संपूर्ण जो सूत्र की जो अभिक्रिया सूत्र की समीकरण की उत्पत्ति है वो सेकंड ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा अन्य जो कमी है, ये सिद्धांत केवल द्विपरमाणु सरल प्रकृति के अणु हैं जिनमें के सिद्धांतिक, गणितीय और क्रिया प्रायोगिक वेग स्थिरांकों का मान जब इस संगतवाद के अनुसार परिकलित किया जाता है, सरल प्रकृति की जो अभिक्रियाएं हैं उस सरल प्रकृति की अभिक्रियाओं में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया करना, नाइट्रिक ऑक्साइड का बनाना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया करके HI का निर्माण करना इत्यादि सरल द्विपरमाणु गैसीय अणुओं के लिए वेग स्थिरांक, सैद्धांतिक, गणितीय और प्रायोगिक मान जब परिकलित करते हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त सरल द्विपरमाणु गैसीय अणुओं के लिए उक्त वेग स्थिरांक के मान समान होते हैं। जबकि भौतिक रसायन में, रसायन विज्ञान में कुछ इस तरह की भी अभिक्रियाएं ज्ञात होती है जिनमें जो जटिल प्रकृति की अभिक्रियाएं हैं, जैसे दृष्टांत के रूप में श्याम पट्ट पर मैंने लिखा है, यहाँ पर जो है एथिलीन का बहुलीकरण है, वो 1,3 ब्यूटाडाइईन का बहुलीकरण है। इसके अलावा एथिल अल्कोहल और एसिटिक एनाइड की पारस्परिक अंतर अभिक्रिया है। ये वे तमाम जटिलतम अभिक्रियाएं हैं। इन जटिलतम अभिक्रियाओं के लिए जब यहाँ पर जो है सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों के लिए वेग स्थिरांक का मान परिकलित करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों ये मान समान प्रेक्षित नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में ये भी इसकी एक अन्य कमी को सम्मिलित करता है। इसके अलावा एक अन्य कमी इसी क्रम में अग्रसित कुछ इस तरह से है कि जब संगतवाद जो होता है, जो सामान्य द्विपरमाणु गैसीय प्रकृति के अणु हैं जो जिनमें केवल मात्र जो है एक स्वतंत्रता की कोटि का अस्तित्व होता है, चाहे वो एक स्वतंत्रता की कोटि चाहे घूर्णन से जुड़ी हुई हो, चाहे स्थानांतरण से जुड़ी हुई हो, चाहे कंपन से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे द्विपरमाणु सरल प्रकृति के गैसीय अणु जिनमें केवल मात्र एक स्वतंत्रता की कोटि का अस्तित्व होता है, उक्त रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जब सैद्धांतिक और प्रायोगिक वेग स्थिरांकों का मान परिकलित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये मान समान प्रेक्षित किए जाते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों कुछ ऐसी भी जटिलतम अभिक्रिया है, कुछ ऐसे भी जटिलतम अणु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वविदित हैं जिनमें एक से अधिक स्वतंत्रता की कोटियाँ एक साथ संपन्न होती है। त्रिविम विन्यास में उनकी आप देखेंगे त्रिविम विन्यास से 3D ज्योमेट्री होती है, जटिलतम उनकी संरचनाएं होती है, ज्यामितीय संरचनाएं होती है। ऐसी स्थिति में जब सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों के लिए वेग स्थिरांकों का मान जब परिकलित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो भिन्नात्मक मान दर्शाते हैं। तो ये भिन्नात्मक मान क्यों प्रक्षित किए जाते हैं, ये भी संगतवाद की एक अन्य कमी, असफलता में इसको भी शुमार किया जा सकता है। अगला वाला देखेंगे आप, रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी रासायनिक तंत्र में जब एक से अधिक क्रियाकारी अणुओं को हम प्रयोग में लेते हैं, ऐसी स्थिति में जो है आप देखेंगे ताप प्रदान करने पर, ऊष्मा प्रदान करने पर आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गतिविधियां या किस प्रकार की रासायनिक घटनाएं रासायनिक तंत्र में संपन्न होती है। तो आप देखेंगे
इस सिद्धांत के अनुसार जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, टकराने के उपरांत ये सिद्धांत बताना चाहता है कि समस्त जो टक्करें होती है वो रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि सत्य ये है समस्त अणुओं के मध्य टकरे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं कर पाती। अगले वाले कमी है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है ऐसी स्थिति में एक न्यूनतम सेकंड ऊर्जा है उक्त रासायनिक परिवर्तन के लिए, उक्त रासायनिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है, जिसको सेकंड ऊर्जा EA के रूप में जाना जाता है। संगतवाद ये बताना चाहता है कि कोई भी रासायनिक तंत्र में जब एक से अधिक आप इसमें क्रियाकारी अणु प्रयोग में लेंगे, ऐसी स्थिति में जितनी भी टक्करें होगी, चाहे वो वृद्ध क्षेत्र की हो, अधिक सामर्थ्य की हो, या न्यून क्षेत्र की हो, या निम्नतम क्षेत्र की हो, जितनी भी ज़्यादा टक्करें होगी वो सारी टक्करें जो है वृद्ध से लेकर के न्यूनतम से लेकर के अधिकतम सब टक्करें जो रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इन कमियों को दूर करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों हमें संशोधित टक्कर संगतवाद है उसमें एक संशोधन की आवश्यकता हुई, और वो संशोधित जो टक्करों का जो सिद्धांत था उसमें जो है P को हमने इसके मूलभूत संगतवाद में हमने इसको शामिल किया, और समीकरण नंबर 17 जो है K बराबर P(Z)(e⁻e/RT जो है संशोधित संगतवाद कहलाता है। पुनः जो मूल टक्करों का सिद्धांत था, जो संगतवाद था, जिसमें पूर्व में P को हमने विलोपित किया था, समावेशित नहीं किया था, वो मूल संगतवाद है। लेकिन संशोधित संगतवाद में हमने जो है एक P नए कारक को, गुणांक को सम्मिलित किया है। इस P को जो कई नाम है इसके, P का नाम जो है प्रायिकता गुणांक भी है, सेकंड एंट्रोपी को भी परिभाषित करता है, त्रिविन्यासी कारक को भी सुपरिभाषित करता है, और समीकरण नंबर इस 17 में जो संशोधित संगतवाद कहलाता है, इसमें आप देखेंगे जो P जो सम्मिलित जो इसमें टक्करों का जो गुणा है, कारक है या प्रायिकता कारक है, वो जटिल से जटिलतम तमाम रासायनिक अभिक्रियाएं, क्रियाकारी अणु जो त्रिम ज्यामिति जिनकी आकृति होती है, त्रिविन्यास में अभिक्रिया संपन्न होती है, संरचना संपन्न होती है 3D में, उन तमाम रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि हम P को सम्मिलित करते हैं जो स्वतंत्रता की कोटि को भी शामिल करता है, चाहे स्थानांतरण की कोटि हो, घूर्णन की कोटि हो, चाहे कंपन की कोटि हो, ऐसी स्थिति में यदि मूल संगतवाद में टक्करों के सिद्धांत में यदि हम P को सम्मिलित करते हैं, जिसको त्रिविन्यासी कारक, जिसके कई नाम हैं, जिसको प्रायिकता गुणांक भी कहा जाता है, जो सेकंड एंट्रोपी अणुओं के लिए सेकंड एंट्रो को भी सुपरिभाषित करता है, तो इस प्रकार समीकरण नंबर 17 में P प्रायिकता गुणांक त्रिविन्यासी कारक को सम्मिलित करके हमें एक नया संगतवाद प्राप्त होता है, जिसे संशोधित संगतवाद कहा जाता है। फिलहाल इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। आने वाले कल को एक नए विषय के साथ, इसी से जुड़े हुए एक नए विषय के साथ, जिसमें सक्रिय संकुल सिद्धांत के बारे में हम आने वाले समय में जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सक्रिय संकुल सिद्धांत के बारे में, संक्रमण अवस्था सिद्धांत के बारे में, इसी विषय को हम आगे अग्रेसित करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार और नमस्कार।